और आप सच बोलिए ना। बार बार लोग कहते हैं कि देखिए साहब, इस्लाम के आने से पहले तो जहालत थी, कुछ था ही नहीं। गुप्ता डायनेस्टी का टाइम क्या है? वो तो इस्लाम से पहले का है। रिचेस्ट, मैं गलत कह रहा हूं? गुप्ता डायनेस्टी मोहम्मद साहब से पहले थी या बाद में थी? और कैसी थी? यह बात अलग है कि जहां वो रहे होंगे उस कबीलाई जिंदगी में जहालत होगी, उसमें लोग ऐसी सोचते होंगे जो हो रहा है, उसके अंदर जायज होगा। 54 साल का आदमी 6 साल की लड़की से शादी करे, हो सकता है, उसमें जायज होगा। लेकिन यह मत कहिए कि दुनिया को हमने रोशनी दी और जिस धरती पे हम रह रहे हैं यह चपटी है। जमीन चपटी नहीं है, तुम्हारी खोपड़ी चपटी है। इसलिए किसी साइंटिफिक बात को भी सच मानने को तैयार नहीं हो। अरे जो साइंस प्रूव कर चुकी है उसको तो मानो। और हमारा संकट क्या है कि हम अभी तक अपने लोगों को यह नहीं बता पाए कि हम सुबह उठते हैं बिस्तर से और धरती को क्यों नमस्कार करते हैं छू करके, हम सूरज की तरफ हाथ जोड़ते क्यों हैं, हम तुलसी को पानी क्यों देते हैं, हम पीपल को क्यों पूछते हैं, यह हम भी नहीं बता पाए। यह हमारी गलती है। लिहाजा अगर आपके जीवन में जो भी एक्शन है वो कोई आज नहीं बताया गांधी जी ने, आज के ये जो यूरोप से आने वाले साइंटिस्टों ने नहीं बताया। आपके पास सब कुछ था, वो यहां से ले गए, अंग्रेजी में लिख के वापस कर दिया आपको। अब आपसे कह रहे हैं ऑर्गेनिक फूड अच्छे हैं। आपके यहां तो यही होता था, उसके अलावा क्या होता था? तो हम अपनी कमजोरियों को भी समझें। हम ऐसे 700 साल गुलाम नहीं रहे, और हमको हमसे सुपीरियर रेस ने बनाया होता, सिविलाइजेशन ने बनाया होता तो दुख नहीं होता। लेकिन देर से सही, अगर दुनिया कहती है ये सदी आपकी है, तो आपके यहां लोग ऐसे पैदा हो रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि ये कुंभ 12 साल बाद क्यों होता है। इसके नहाने से बीमारी नहीं होती, बल्कि बीमारी ठीक हो जाती है। क्या इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड है? पढ़ लीजिए, सब अवेलेबल है, और आप ही के लोग लिख रहे हैं। आप तो 1000 साल पहले बता देते थे कब कौन सा दिन पड़ेगा, कब कौन सा दिन नहीं होगा, और इतना झूठ बोला गया। एक घटना और आपको बताता हूं। 1957 में भारत की पार्लियामेंट में डिबेट हुई, और ये जो कैलेंडर है जिसको हम सब लोग लगाते हैं, मार्च अप्रैल 1 2 3 4 5 6, उस बहस को आप सुन लीजिए। और उस बहस के बाद जो फाइनल फैसला हुआ, उस फैसले को भी कितनी खामोशी से दबा दिया गया। अब ये पता नहीं मेरी किस्मती क्या है कि मुझे ऐसे ही सारे मुद्दे मिल रहे हैं। उसमें कहा गया कि जब ये कैलेंडर बनेगा, जो भारत सरकार कैलेंडर जारी करेगी, उसमें जो आपका हिंदू कैलेंडर जिसे आप कह सकते हैं, हिंदू तिथियां कह सकते हैं, क्योंकि मैं तो उसका नाम जानता नहीं हूं, क्या बोलते हैं उनके बारे में, क्या 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 बोलते हैं ना, महीनों के बारे में जो बोलते हैं मुझे वो, उसमें यह कहा गया कि यह मेन गिनती होगी। कैलेंडर की डेट जो है वो मेन ये होगी, और अंग्रेजी कैलेंडर की डेट उस चौकोर खाने में छोटी होगी। यह भारत की पार्लियामेंट ने 1957 में पास किया और कहा कि भारत के जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, सरकार के पब्लिकेशन में यही कैलेंडर छपेगा। सच बताइए, कैलेंडर देखा आपने 50 साल में? यह बात मैंने निकाली है सारे कागजात से, पार्लियामेंट से। महाराष्ट्र के कुछ लोग लड़ रहे थे, फिर उनसे पता किया, यह 57 में ऑर्डर हो गया था कि कैलेंडर ये इस तिथि से चलेगा, भारत की संस्कृति इसी से जानी जाती है, और इसी से दिन का, पंचांग का, इस देश का, उस त्योहार का सब पता होगा। लेकिन आपको अंग्रेजी कैलेंडर बताया जाता है, और जो आपका कैलेंडर है उसको छोटा छापा जाता है। इसके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट को भी ऑर्डर लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए?
भारत में बैठे हुए लोगों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए भाई, कि जो बात आपकी इस पार्लियामेंट ने अच्छी बुरी जो भी थी 57 में, जिस कारण से भी था, उसने अगर ये फाइल पास किया था तो पार्लियामेंट ने पास की हुई चीज के विपरीत उल्टा काम क्यों हो रहा है। लेकिन हमको चिंता नहीं है, वो आपको बताना नहीं चाहते, क्योंकि आप उस अंग्रेजी में फंसे रहे जिन अंग्रेजों ने पावर ट्रांसफर की थी आपको। क्योंकि पावर ट्रांसफर करने से जो कलेक्टर थे वो चले गए, जो कंडक्टर थे उन्हें बिठा गए। और हुआ क्या है, एक और जघन बताता हूं बात आपको, ये तो आपको पूछना चाहिए। आर्टिकल 35A के बारे में उसकी क्या क्लॉजेस हैं वे बता करके मैं जिस नई मुहिम पे निकला हुआ हूं वो मैं आपके सामने रखूंगा। सन 1944 की डेट जम्मू कश्मीर के संविधान में इसलिए रखी गई कि उस वक्त के शातिर एंटी हिंदू महान लोग कश्मीर के, जो कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत की बात करते हैं, इसलिए रखी गई कि 1940 में पाकिस्तान बनने का रेजोल्यूशन लाहौर में पास हो चुका था। जो समझदार लोग थे, क्योंकि सियालकोट से ट्रेन सिर्फ जम्मू तक आया करती थी, जो समझदार थे कि अब पाकिस्तान बनेगा, कब बनेगा ये पता नहीं, लेकिन बनेगा इतना उनको यकीन हो गया था, तो उन्होंने भारत की तरफ रुख करना शुरू किया। जो मानसिकता आज हमारे समाज की है वो 1944 में भी थी। हम सिचुएशन को न भांपते हैं और न उसको एंटिसिपेट करते हैं, जब तक खतरा घर पे दरवाजे पे नॉक ना करते, तब रिएक्ट करते हैं, तब बहुत देर हो चुकी होती है। 1944 में जब पाकिस्तान में गड़बड़ होने लगी, 1935 में लाहौर में जाइए, क्योंकि लाहौर बागा बॉर्डर से क्रॉस करते करते कोई 300-400 बार जा चुका हूं। लाहौर में जाकर के लाइब्रेरी में पढ़िए, कुछ चीजें जला दी गई वो बात अलग है, लेकिन जलाने के लिए भी अकल चाहिए कि क्या लिखा है तब जलाएंगे। कुछ चीजें ये सोच के जलाएं ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो मेरे काम की थी। लाहौर में 1935 में लोग कहा करते थे कि ऐसा होने वाला है। महान हिंदू संस्कृति के लोग कहते थे, क्या पागलपने की बातें तुम लोग कर रहे हो यार, हम सदियों से साथ रह रहे हैं, हमारा रोटी बोटी का रिश्ता है। 35 में जो बात कह रहे थे लोग, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, मुझसे पहले भी बहुत लोग कह रहे हैं और बड़े बड़े संगठन ये बात कह रहे हैं, लेकिन हमें उस वक्त तक समझ नहीं आती जब तक दरवाजे की घंटी न बज जाए। 35 में जो लोग कह रहे थे 44 में इस लायक नहीं बचे, और जब भागना शुरू किया उन्होंने, उसमें डोगरा थे, उसमें हिंदू थे, उसमें सिख थे, उसमें जैन थे, बहुत सारे लोग थे। वो भागे 1944 के बाद जब वो आना शुरू हुए, 99 नहीं 110% वो सब हिंदू थे। मात्र 5600 परिवार 1944 से लेकर के 1947, 48, 49 तक भारत आए। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप ये मत कहिएगा कि आज के कश्मीरी लीडर मक्कार हैं। ये महामक्कार थे इनके मां बाप, इनके पूर्वज उनसे भी ज्यादा खतरनाक थे। जब देश में हाहाकार मचा हुआ था, लोगों को यह नहीं पता था कि हम कहां हैं कहां नहीं हैं, किसी को यह लेकिन उस वक्त भी कुछ शातिर लोगों की निगाहें इस बात पर लगी हुई थी कि 1944 के बाद आने वाले कौन लोग हैं और वो कहां सेटल हो रहे हैं। उस वक्त वो बड़े विजनरी लोग थे। मात्र 5600 परिवार आए थे, वो जम्मू कश्मीर में आकर के रहने लगे। तो आपने 44 की डेट इसलिए तय की कि हम कश्मीर की नागरिकता देने का अधिकार रखते हुए हम उन लोगों को नागरिकता से वंचित कर दें। उनकी 7 पीढ़ी हैं, 7,50,000 लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 70 साल से अपना वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि वो उस राज्य के नागरिक नहीं हैं। उस राज्य में न जमीन खरीद सकते हैं, न नौकरी कर सकते हैं, न राज्य की किसी योजना का फायदा उठा सकते हैं।
वो कीड़े मकोड़ों की तरह पिछले 70 साल से जम्मू की सड़कों के किनारे रह रहे हैं। हमारे देश ने कभी इसकी चिंता नहीं की। हम लोगों ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं निकाला। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के अंदर किसकी सहमति से 5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान आए, स्थापित हो गए। अब आप उनको निकालने की स्थिति में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भाषण दे रहा है कि आप उनको निकालिए, डिटेक्ट करिए। अभी वो गए नहीं थे। पर्ची, आई नो दैट, ये मेरे साथ बहुत होता है। जो रोहिंग्या मुसलमानों की चिंता भारत के मुसलमान कर रहे थे, उनको बसाने के लिए भाई बता रहे थे। और क्या चरित्र है, एक तरफ तो रोहिंग्या को बसाने के लिए इस देश पर दबाव बनाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट तो अति एक्सट्रीम महान है भाई। 2 रोहिंग्या मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि हमें नागरिकता दी जाए। वाह! जो हमारे देश के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं दे रहे, लेकिन महान हैं कश्मीर के लोग और मक्कार और मुनाफिक और एंटी हिंदू और एंटी इंडिया लोग, कि वो क्या कहते हैं कि आर्टिकल 35A भारत के किसी भी नागरिक को, वो हिंदू हो मुसलमान हो, उसको वहां जाने के बसने के लिए नागरिकता चाहिए, और उसके लिए जिहादियों की जो सरकार है वो तय करेगी। लेकिन आप उसी जम्मू कश्मीर में देखिए, 2008 से लेकर 2019 तक 98,000 बर्मा से भागे हुए रोहिंग्या मुसलमान कश्मीर में आ गए हैं। उनके पास आधार भी है, बिजली का कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, वो सब्सिडी भी ले रहे हैं। आप बताइए, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। आप कह रहे हैं कि अब इनको हम 80,000 करोड़ रुपया दे देंगे तो इनका दिल जीत रहे हैं। ये इनका दिल जीतते जीतते हमारा दिल छन्नी हो चुका है। और तो और, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, वहां की महान सरकार ने एक स्कीम निकाली कि जो आतंकवादी अपना हथियार रख देगा, पहले तो आतंकवाद करो कि तुम्हारे आतंकवाद से हम सत्ता में आते हैं, तुम्हारे आतंकवाद से दिल्ली डरती है, तुम्हें रोकने के लिए हम तुमको बिठा देते हैं। जब हम सत्ता में आते हैं तुम चुप रहो, जब हम सत्ता में से चले जाएं तो फिर शुरू हो जाओ। कह रहे हैं कि अगर आप हथियार रख देंगे तो 12 लाख रुपए की एक FD हर आतंकवादी को कराई जाएगी, ताकि वो अपना जीवन नॉर्मल जी सके। जिस राज्य का कंट्रीब्यूशन भारत की GDP में निल है, और मेरे आपके टैक्स के पैसे से उनका खाना उठना बैठना चलता है, वो आतंकवादियों को मेरे टैक्स का पैसा दे रहा है, लेकिन देश चुप है इसके ऊपर। और आप कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। यह देश का पहला ऐसा राज्य है जो भारत की सेनाओं को पत्थरों से मार देता है। इस देश में बहुत सारे सूबे हैं, लेकिन हरियाणा एक राज्य है। उस राज्य का करीब करीब हर गांव ऐसा है जिसका बेटा फौज में होते हुए कश्मीर में मारा गया है। बात होती है कश्मीरियत में कि जब भी कश्मीर की बात होगी उसमें स्टेक होल्डर कौन होगा? उसमें स्टेक होल्डर बुरहान वानी होगा, मूसा होगा, हुर्रियत होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, PDP होगी। तो भारत की आर्मी क्यों नहीं होगी उसमें? भारत की आर्मी के बगैर कश्मीर तय नहीं हो सकता। जब तक वो भी स्टेक होल्डर नहीं होगी, हम किसी को स्टेक होल्डर नहीं मानते। और भारत का हर वो आदमी जिसका टैक्स भारत की केंद्र सरकार लेती है और उन आतंकवादी सरकारों को देती है, उन एंटी इंडिया चलाने वालों को देती है। इसलिए कश्मीर के अंदर कोई भी फैसला होगा हमारी मर्जी के बगैर नहीं होगा। कोई 4 लोग जाएंगे और हुर्रियत के लोगों से दलाली करते हुए कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, हम आप यहां से चले गए, और कोई अपना एजेंडा पूरा कर रहा होगा, इस एजेंडे को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को दिन के उजाले में उनके धर्म के नाम से, उनके बिलीफ के कारण आपने मारा, रेप किया, मर्डर किया, आपने निकाल दिया। उस वक्त देश का गृह मंत्री भारत का पहला मुसलमान लीडर था और उसी राज्य से था। किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, कोई हेडलाइन नहीं बनी, और हमने किसी पत्रकार को और किसी श्याम बेनेगल से लेकर के बंगाल से लेके वो तमाम अपर्णा सेन टाइप के बहुत सारे लोग निकल आए हैं जो अब रिडेंडेंट हो चुके हैं। हमने नहीं पूछा कि इस देश में अगर पहली लिंचिंग हुई थी तो दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री की देखरेख के अंदर हुई थी, और 3,500 सिखों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। वो थी असली मॉब लिंचिंग। लेकिन हमने सरकार को नहीं देखा, हमने पत्रकारों को नहीं देखा, हमने इंटेलेक्चुअल्स को नहीं देखा, हमने अवार्ड वापसी को नहीं देखा, हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखा, ये कहते हुए कि ये सबसे पहली मॉब लिंचिंग हुई है। और आप चुप रहे, आप बोले नहीं।
उनका एक आदमी गलती से कहीं मर जाए तो पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में, यूएनओ में, सब जगह खबर फैल जाती है। इसीलिए कश्मीर में 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को जब मारा गया तो कोई मॉब लिंचिंग का सवाल नहीं खड़ा किया किसी ने। इस देश में तो मॉब लिंचिंग के नाम पे क्या क्या हो चुका है, अब तो कुछ हो नहीं रहा है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि पर्ची आ गई है मेरे पास। मैं जानता हूं हर प्रोग्राम की अपनी मर्यादा होती है, लेकिन मैं मर्यादाओं को तोड़ने की वजह से जाना जाता हूं, इसीलिए बोलता रहता हूं। लेकिन आप यकीन माने, आप इस लेटर, ये जो लव लेटर लिखे जा रहे हैं प्रधानमंत्री को, सिर्फ इतना ही फर्क हुआ है। इस बात को मैं बार बार एहसास कराना चाहता हूं, ये चमत्कार की दुनिया छोड़ दीजिए, अपने पे यकीन रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ। और सिर्फ अगर आपने दिन के 1 घंटे भी अपने इतिहास को जान लिया तो आप चलते फिरते न्यूक्लियर बम हो जाएंगे। आपको ये देसी पिस्तल बना करके चौराहों पे मारने, पत्थरों से सर कुचल करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अपनी ताकत का एहसास कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने राष्ट्र के लिए कीजिए, और जिन कारणों से आप 700 साल गुलाम रहे उनको दोबारा हावी मत होने दीजिएगा। बड़ी मुश्किल से किसी कारणों से कोई घटना घटती है और एक ऐसा समय आता है जब हजारों चीजें एक ही बार में समाप्त हो जाती हैं। कोई अगर मगर नहीं करता है, वो घड़ी आ गई है, इसको बनाए रखिए। आपकी मर्जी जिसकी होगी वो सत्ता पे बैठेगा, जो आपके साथ नहीं होगा वो सत्ता पे नहीं बैठेगा। अपने पे पूरा भरोसा रखिए, अपने इतिहास पे गौरव कीजिए, अपने पूर्वजों को समझिए, अपनी संस्कृति को समझिए। जिस भगवान को पूजते हैं, जिस देवी को पूजते हैं, किसी भी रूप में पूजते हैं, जब वो देवी फरसा लेके खड़ी है, तलवार लेके खड़ी है, तो आप तो उसके बंदे हैं। आपके पास जेब में एक नेल कटर तो होना चाहिए। मैं फिर बताता हूं, आदर्शवाद ठीक है, लेकिन ये समाज आदर्श नहीं है। अगर इसी आदर्श के चलते सेना ये आदर्श इख्तियार कर ले बॉर्डर पे, आइए, तो फिर बुलाएगी, आइए आइए आइए, हमारी गर्दन काट के ले जाइए, हम तो महान लोग हैं। आप भी इसी तरीके से अपने आदर्शवाद को जिंदा रखिए, लेकिन जिस हथियार से दुश्मन को मारा जा सकता है वो आपके पास भी होना चाहिए। मैंने किसी से आज तक एक बात नहीं कही, फिर वाजे करता हूं, दुनिया में लड़ाई हथियारों से नहीं जीती जाती है, दुनिया में लड़ाई यहां से जीती जाती है। आप यहां से गुलाम हो गए थे, आपने मान लिया था कि हम ऐसे ही रहेंगे। एक मूवमेंट आया हिस्ट्री में, आपने सब उतार के फेंक दिया। अब सवाल यह हो गया है कि अब हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तभी हम हमला करेंगे। बालाकोट में ये करके आपने कहा अब हमारे ऊपर जो नहीं करेगा उसके ऊपर भी करेंगे। आप लोगों ने मेरी बातचीत को सुना, इतने धैर्य के साथ सुना। काश अगर ये पर्ची नहीं आती तो मैं शायद चुप नहीं होता, क्योंकि मेरे अंदर भी 30-32 साल का गुस्सा है और अपनी आंखों के सामने एक ऐसी महान संस्कृति को जिसमें विवेकानंद जी पैदा हुए हों, और सोचिए कि बंगाल से एक आदमी चल के यहाँ भी आता है, अलवर भी जाता है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे महान लोगों के बारे में पढ़ना छोड़ दिया और बौनों के बारे में पढ़ रहे हैं। लिहाजा जो पढ़ रहे हैं वही अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। आज यहाँ जो भी युवा बैठा हो, और तमाम बुजुर्गों से मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है, मैं बात ख़त्म कर देता हूँ। आज के युवा पे पूरा यकीन रखिए, पूरा यकीन रखिए। सिर्फ उसको अपने बड़े होने और अपने बहुत विद्वान होने का बार बार एहसास मत कराइए। जो माएँ यहाँ बैठी हुई हैं वो अपनी बेटियों से दोस्ती करें। जो बाप यहाँ बैठे हैं वो अपने लड़के के साथ दोस्त की तरह व्यवहार करें।
और उसको सही बात बता दें। ये पूरा मूवमेंट जो देश में चल रहा है कि लोग 20 साल का लड़का 64 साल के आदमी को अपना दोस्त मान रहा है और 66 साल के जवान को रिजेक्ट कर रहा है, इसका कोई कारण होगा। इसलिए उससे बात करिए, उसकी जबान में करिए, उतनी ही करिए। बहुत लंबे लंबे पुराणों की बात करने की जरूरत नहीं है। उसका फर्स्ट स्टेज है। उस युवा से ज्यादा कोई राष्ट्रवादी नहीं है आज की डेट में। सिर्फ उसके साथ में आपका बिहेवियर बड़े छोटे का नहीं होना चाहिए। उस बच्ची के साथ में जो बड़ी हो रही है उसमें भी बहुत से बदलाव आ रहे हैं, वो भी समाज में है, उससे बात तो करिए, उसके दिल की बात तो जानिए। आप नहीं जानेंगे, कोई मिसगाइड करके उसकी बल की बात जान लेगा, फिर उसको एक्सप्लॉइट करेगा। अपने मन की बात जानिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।